हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन को लेकर के ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के मन में है रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। लेकिन मैं आपको इस सेशन में डिस्कशन जो है नोटिफिकेशन रिलेटेड तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा आज वो होगा कि जितना भी टाइम हमारे पास है उसमें हम लोग कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से एसएससी जेई की जो इतनी सारी हजारों पोस्ट आती है उनमें से एक पोस्ट अपने नाम करने को मिल जाए। उसका एक तरीका, उसकी एक स्ट्रैटेजी जो है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। सवाल आता है कि सर यार आप बताओगे वो चीज़ काम करे ना करे तो कैसे हम कैसे वो करें? तो भाई वो सेम चीज़ मेरे लिए काम करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में 2018 में जो मैंने एसएससी जेईई 2017 दिया था, उसमें मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। जैसे कि आप देख पाएँगे यहाँ पर ये हो जाता है हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को, ये आपका ये वो वाला एडमिट कार्ड है, ठीक है? इसको हम लोग वही वाला एडमिट कार्ड बोलते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए स्टूडेंट्स को कॉल आउट किया जाता है। तो जैसे आप बच्चे हैं, वैसे ही मुझे भी यहाँ पर 2018 में बुलाया गया था। ये है आपका 3 जुलाई 2018 की बात। अब सब बात वो है कि मैं गया नहीं, वो अलग बात है। मैं क्यों नहीं गया, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप लोग भी क्वालीफ़ाई कर लेंगे और आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको भी इसी तरह का एक एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें सारी जानकारी लिखी होगी, जैसे कि विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन आई एम डायरेक्टेड to inform you that on the basis of the result of written examination declared by the commission you have been found provisionally eligible to be called for document verification। तो जो है यहाँ पर आपको भी सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि जो एक एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि भाई देखो सीबीटी वन का एडमिट कार्ड तो सबको आता है, क्योंकि वो क्या है, वो आपको तब आता है जब आपके पास क्वालिफिकेशन हो और जब आप उसकी फीस भरते हो। लेकिन ये वाला एडमिट कार्ड सिर्फ उसी स्टूडेंट को आता है जिसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो की हो जिससे कि वो बहुत ही आप बोल सकते हैं ऑप्टिमम लेवल से पढ़ाई करके अपने लिए सुनिश्चित कर सके कि वो इस लेवल तक पहुंचे, प्रीलिम्स क्लियर करे, मेंस क्लियर करे, उसके बाद डीबी तक आए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 2018 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ वो और भी डिफिकल्ट हुआ करता था, बिकॉज उसमें जो मेंस एग्जाम था वहां पर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड इट इज ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू जो आज पूछा जाता है उससे। ऑल्दो हमने देखा है कि अब आने वाले वक्त में और जो पिछला एक दो एग्जाम हुए हैं उसमें जो सीबीटी 2 का एग्जाम है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थोड़ा-सा जो लेवल है उसको सुधारा गया है पिछले एग्जाम्स जो हुए थे उनके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा अबाउट द एसएससी, तो एसएससी में पहली चीज़ तो करना क्यों है? तो देखो सिंपल सा आंसर है उसका। पहली बात तो अगर आपने मेरा वीडियो खोला है तो मोस्टली मुझे पता है कि आप जानते हो कि आपको एसएससी जेईई क्यों करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया देखो, एक तो इसमें वैकेंसी जम के होती है, मॉडरेटली हाई और प्रेडिक्टेबल सिलेबस है इसका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनप्रेडिक्टेड चीज़ें पूछी जाती हैं, और सिलेक्शन रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बाकी एग्जामिनेशन को मैं कंपैरिजन करूँ, बिकॉज़ डिफिकल्टी लेवल किसी भी एग्जाम का इस बात से डिपेंड करता है कि सिलेक्शन रेशियो कितना है। इसीलिए वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इंडिया में जो है वो आईआईटी जेईई या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अब यहाँ पर जो हमारा रोड मैप रहना चाहिए तैयारी का, आप ध्यान से सुन लो बच्चे। ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो एक्चुअली में सोचते हैं कि यार अपने पास एक तरीका पता होना चाहिए तैयारी करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी अपना कोई स्ट्रैटेजी या कोई तरीका है तो आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। अगर वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही है तो आप अपना ही तरीका फॉलो करो, आपको मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, अपने पूरी तैयारी को कैसे आप लेकर के जाओ और ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये वाला एडमिट कार्ड आप तक आप लोग पहुँच पाओ, तो आप मेरी बात सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हम लोगों का जो रोड मैप है उसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम पैटर्न है और हमारा जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। प्रिपरेशन की फिलॉसफी क्या रखी जाएगी उस पे बात होगी। सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज पे डिस्कशन करूंगा मैं, और टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन, ये चार चीजें हम लोग जो है आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम को अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर जो आपका एग्जाम है इसके अंदर दो स्टेजेस रहने वाली हैं। आपका पेपर वन जो रहता है उसमें 200 सवाल रहते हैं और ये सीबीटी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें हमारा जो टारगेट रखना है बेटा वो रखना है 135 से 150 से ज्यादा नंबर इसमें रखने हैं अगर आप चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंचो। दूसरा होता है आपका 300 नंबर का मेंस एग्जाम सीबीटी 2 एग्जाम। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। टारगेट इसमें 220 से 250 का आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सुनिश्चित करेंगे कि आप लोग पहुंचते हैं कहां पर, हमारे सीबीटी 2 के बाद सीधा सीधा आखिरी स्टेज में जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 2 में जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत भारी मात्रा में शिफ्ट आया है कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सवालों में इन कंपैरिजन टू जो थ्योरेटिकल वन लाइनर आंसर या क्वेश्चन पूछे जाते थे। सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है या पूरा प्रिपरेशन आपको देखने को जो मिलता है, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो पूरा प्रिपरेशन है वो आपका टेक्निकल, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीजें हैं जो आपको पूरे एग्जाम में तैयारी करनी है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इस चीज की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा आपके सबसे पहले टेक्निकल की, सर टेक्निकल कैसा नजर आता है? टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर आप डिप्लोमा में हो ऑलरेडी तो आपको पता होंगे कि सिविल के सब्जेक्ट्स कौन कौन से और एसएससी में क्या क्या पूछा जाने वाला है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज यहाँ पे रहता है वो बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसका रहता है, जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, स्टील, इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं ये फेवरेट टॉपिक्स में आते हैं एसएससी जेई के। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी एक अच्छा खासा वेटेज 8 से 10 नंबर का आपके लिए रखता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेथड ऑफ एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ों से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया आपका, उसको भी हमने देख लिया, और बाकी जो भी आपके हाइड्रोलिक मशीन्स हो गए या फिर आपका ओसीएफ हो गया, सबको इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो यहाँ भी आपको 10 से 12, 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इरिगेशन से 6 से 8 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें आपका रेलवे भी आ गया, आपका हाईवे भी आ गया, एयरपोर्ट भी आ गया, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 मार्क्स वहां से भी पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट 10 से 12 हुआ, आरसीसी 8 से 10 हुआ, 6 से 8 हुआ स्टील, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 8 से 10 मार्क्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं। मेरी मानेंगे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शब्द को सुनेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज अगर आप देखते हो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है तो आप देखेंगे कहीं पे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो जो कम हुआ है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर 10 से 12 है तो यहाँ 6 से 8 है, मात्र 4 मार्क्स का ही अंतर है। राइट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट जो है, हर सब्जेक्ट के अंदर वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। मेरी मानो, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए अपने को एग्जाम निकालना है। हमें एग्जाम निकालना है सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद डिपार्टमेंट में अपनी सीट लेने के लिए। इस चीज को सबसे पहले अपने साइकोलॉजी में डाल लो, अच्छे से घुसा लो। बिकॉज अगर आप हमेशा कट ऑफ को चेस करते रह जाओगे तो फिर अपन क्या है, कट ऑफ अगर मिस हो गई तो अपन सीधे बाहर हैं। लेकिन अगर टॉपर वाला मार्क्स अपना मिस हो गया तो अपन सेलेक्टेड तो हैं, भले ही अपना मन का डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, अपन अगली साल फिर ट्राई कर सकते हैं या अच्छा एग्जाम और बड़ा एग्जाम पढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग कट ऑफ को सोच करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है अगर जस्ट इन केस आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस एग्जाम के दौरान अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ आप गलत कर दो, अंडर प्रेशर आप आ जाओ, तो फिर उस दौरान आपसे जरूर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आप कट ऑफ की तैयारी की थी और अपन नीचे उतर गए। तो हमारा जो गोल होगा पहले आने वाले टाइम में वो ये होगा कि हमें हमारा सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है। एसएससी जेई से ओरिएंटेड होकर के सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, यानी कि मुझे बिल्डिंग मटेरियल पूरा पढ़ना है लेकिन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर लगाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के लगाने हैं। मुझे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, आरसीसी, स्टील, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन मैं सिर्फ लगाऊंगा तो एसएससी जेई के ही। याद रखो, क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी करते हो तो मैं आपको बताऊं सीबीटी 1 के रिजल्ट और सीबीटी 2 के एग्जाम के बीच में ज्यादा गैप आपको नहीं मिलता, यानी कि आप अपने लेवल, अपना जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाओगे। तो बेहतर विकल्प आपके लिए यही है कि आप डे 1 से ही आप तैयारी पूरी करके चलो और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो। जब बात आती है यहाँ पर हमारे पेपर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स की, यहाँ पर रिलेटेड टू योर जो आपको पता होगा कि भाई रीजनिंग जो होती है उसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स। मैं आपको बताऊं मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था अपना पेपर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास कुल वक्त दिया गया था मुझे, और आपको भी उतना ही दिया जाएगा, उस कुल वक्त में से मेरा गोल ये था कि जैसे ही मैं अपना पेपर स्टार्ट करूंगा, नंबर 1 जो मैं टैकल करूंगा वो करूंगा रीजनिंग। सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य था कि मैं रीजनिंग को ही पकड़ के सॉल्व करूंगा सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर मैं अंधाधुन जो है अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर मान के चला था कि 45 मिनट केवल मैं यहाँ पे दूंगा
और उसके बाद चाहे मैंने 50 क्वेश्चन के 50 कर दिए, चाहे मैंने 25 कर दिए, जो भी कर दिया, मैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ूँगा, यानी कि मैं अपना सेक्शन चेंज करूँगा। सेकंड मेरा जो अटेम्प्ट जाएगा, वो सीधा-सीधा जाएगा मेरे टेक्निकल पर। जो मेरा टेक्निकल पोर्शन आएगा, 100 क्वेश्चन उसके पूछे जाने वाले हैं टेक्निकल के। टेक्निकल को मैंने अपने लिए जो टाइम रखा था, वो रखा था 60 मिनट्स। बेटा क्या है ना कि यहाँ पर सिर्फ़ आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ़ आपकी नॉलेज चेक नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। सवाल 200 है, टाइम आपके पास सिर्फ़ 2 घंटा दे रहे हैं। और बचा हुआ जो मेरे पास टाइम है, वो मैं यूज़ करूँगा मेरे जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस का जो टाइम रखा था, वो मैंने रखा था 15 मिनट का। ठीक है? ये मेरा बाइफरकेशन था, जो एग्ज़ाम के दौरान मैंने फ़ॉलो किया था। और मैं आपको बताऊँ, सक्सेसफुली ये स्ट्रैटेजी ने 100 ऑन 100% सक्सेस दिया है। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप चलते हो, ये स्ट्रैटेजी गेट में काम नहीं करती, बिकॉज़ उसमें आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको इस तरह से बाइफरकेशन की नीड नहीं है। ये स्ट्रैटेजी काम करती है आरआरबी जैसे एग्ज़ाम में, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम कम है। ठीक है? इसी वजह से ये चीज़ मेरे लिए काम कर गई थी। और यहाँ पर मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया था मैं रीज़निंग के। और यहाँ पे टेक्निकल की मैं बात करूँ, यहाँ भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। 100 में से 75 या 70 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे पता था 100% सही है, और बाकी मैंने थोड़ा बहुत तुक्का मारा। जीए जो है, इसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, थोड़े बहुत किए थे और मैं आगे बढ़ गया था। तो ये एक तरीका था मेरा जो मैंने यूज़ किया था। लेकिन अब जो है चीज़ें बदल रही हैं, सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं, लेकिन सेक्शनल जो है टाइमिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी आने वाली हैं या आ रही हैं। अब आगे बात करता हूँ मैं, बेटा आज से आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है वो समझ लो। आज से आपका जो स्टडी प्लान है, मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे चाहिए कि आप दिन के 4 से 6 घंटे दे दो। दे पाओगे आप? 4 से 6 घंटे देखो ऑप्टिमम होते हैं। मैं आपको नहीं बोलता कि 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। ऑल्दो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आपकी आँख खुली है और आप खाना नहीं खा रहे, ब्रश नहीं कर रहे, नहा नहीं रहे, पॉटी नहीं कर रहे, उस टाइम आपको पढ़ाई करनी है। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ, इफेक्टिव अपन टाइम ले लेते हैं, 4 से 6 घंटे का आपको देना ही पड़ेगा। इस 4 से 6 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सुबह जो है अपना टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उसकी थ्योरी कंप्लीट किया करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी थ्योरी कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेंगे। अभी के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने हाईवे इंजीनियरिंग उठा लिया। हाईवे इंजीनियरिंग की थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे, चाहे आप बुक से करो, चाहे आप नोट से करो, चाहे आप किसी की कोचिंग में जाके करो, चाहे आप कहीं से भी करो, उस पे मैं आ ही नहीं रहा। उसके बाद आपका एक बार थ्योरी पूरा पढ़ लेते हो आप लोग, 2 घंटे का क्लास, 3 घंटे का क्लास अगर कर लेते हो, फिर आपको उसी थ्योरी से रिलेटेड अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। और वो कैसे आप करोगे, वो आप करोगे प्रीवियस ईयर वाले। क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपने जो 100 टॉपिक पढ़े हैं, उन 100 टॉपिक में से ज्यादातर सवाल कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल या फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वहां से हमें एक बहुत अच्छा आइडिया ये मिल जाता है कि अगर आपने लेट से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 100 क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगा कि आपके 10 क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर एक टॉपिक से ही हैं, बार बार वहीं से रिपीट होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक है, एक टॉपिक है, वहां से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक टॉपिक है जहां पर 100 में से सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो बार बार पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद आप लोग आते हैं इवनिंग में। इवनिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये वाला जो मॉक टेस्ट एग्जीक्यूशन है, ये आप शुरुआत में नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में कैसे ही कर लेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट तैयारी नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको जो फोकस करना होगा, वो आपको बेसिकली फोकस करना होगा अपने जो आपके नए सवाल हैं उस पर। अब नए सवाल के लिए वर्कबुक वगैरह हो सकती है, या और एग्जाम जो है उनके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम आपको नहीं लेना है जिसका जो लेवल है वो एसएससी से अलग होगा, तो उसको आप नहीं छुएंगे। और रात को आप जो है पूरा रिवाइज करके सोएंगे अपना वो सब्जेक्ट। ये आप लोगों को लेकर के चलना है। अब आपकी मर्जी है, आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है या क्या चीज़ बाद में उठानी है। इस पूरे दौरान आपको 1 घंटा अपना निकाल के देना ही देना पड़ेगा। किसके लिए? वो 1 घंटा आपको देना है अपने रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। जीए में मैं नहीं बोलूँगा कि जीए शुरू में आप फ़ोकस करो, जीए आप लास्ट में देख लेना। लेकिन अभी आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम अदरवाइज़ होगा नहीं, जब आप उन सब्जेक्ट्स को आखिरी में करेंगे। और मेमोराइज़ करने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको आप लास्ट में रख सकते हो, या फिर जब आपका मन करे, जब आप बोर होते हो, आप उनको तब रख सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो जो पहला महीना है, अगर मैं 6 महीना लेकर के चलूँ, बिकॉज़ अभी तक नोटिफ़िकेशन की कोई जानकारी है नहीं, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि नोटिफ़िकेशन ये तभी देंगे जब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा, फिक्स एंड फ्लोट वाली सारी चीज़ों के बाद जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो भी हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा। अब तो ऐसा मुझे लगता है, मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं इस बात को अलग से कोई वीडियो या सेशन बना करके बोल भी नहीं रहा। ये मेरा अंदाज़ा है, तो अंदाज़ा है, तो अगर आप मुझे मानते हो तो आप अंदाज़ा मान सकते हो, अगर आप मुझे नहीं मानते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं खुद अपनी बात नहीं मानता। अब यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे उसके ऊपर है कि शायद ऐसा हो सकता है, और जब हम बात कर रहे हो करियर की, वहाँ पे शायद काम करता नहीं है, हमें स्पेसिफिक बात करनी चाहिए।
अब आ जाते हैं अगली चीज़ पर। पहला महीना जो है आपको फ़ोकस करना चाहिए, आपका जो सोम है, आरसीसी है और आपका सोम आरसीसी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको मेमोराइज़ भी करनी है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे आपको भर-भर के न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से थ्योरी कम और न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा मिलेगा, इसको आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। दूसरे महीने में आप फ्लूइड मैकेनिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को साथ लेके चलो, एक आपका दिमाग खराब करेगा और दूसरा आपका दिमाग बढ़िया रखेगा। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाएगा। फिर आप सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग, एक बड़ा और एक छोटा लेकिन बढ़िया सब्जेक्ट है, तो वो आप पढ़ पाएँगे। ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन ये आप पढ़ेंगे और उसके बाद बिल्डिंग मटीरियल भी इसी में रखेंगे। और ये मैंने बिल्डिंग मटीरियल ज़्यादा वेटेज होने के कारण, देखो वेटेज ज़्यादा कम तो किसी का है भी नहीं, वैसे ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा होने के कारण इसको मैंने चौथे महीने में इसलिए रखा है, यानी कि आपका थर्ड लास्ट मंथ में इसलिए रखा है ताकि आप लोग को जो भी चीज़ याद करो वो इस महीने तक याद हो। इसके बाद आप एस्टिमेशन करोगे, स्टील करोगे, टॉस करोगे और आपके पास फिर बचता है फुल रिवीजन किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, ये तो आप साथ में लेकर के चलोगे, लेकिन मॉक टेस्ट देना आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, तीसरे महीने के बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। ऑलरेडी आपको पता है कौन से सब्जेक्ट आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो आपको आते हैं आपने उन्हीं के टेस्ट देने हैं और वहां से आपको देखना है कि भैया क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट जब दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी गलतियां क्या क्या है। मॉक टेस्ट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जो कुल आपके क्वेश्चन होंगे वो 8,000 से 10,000 क्वेश्चंस होंगे, जो आप सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम से पहले पहले, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप अभी से फॉलो करते हो, या आपको लगता है कि नहीं यार नए दिन से शुरुआत करते हैं, तो आप मंडे से शुरू कर सकते हो, आने वाले मंडे से, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तैयारी शुरू कर दो। अब आ जाती है अगली बात कि भाई हमें बेसिकली करना क्या है, फाइनल सक्सेस फॉर्मूला क्या है। फाइनल सक्सेस फॉर्मूला ये है कि आपके जितने भी ये सब्जेक्ट्स हो गए, सारे सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ, वो कवर करने हैं। आपको 2018 से 2025 के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। देखो सारे सॉल्व मत करना, 2018 से पहले कोई सेंस नहीं है सॉल्व करने का। 18 से लेके 25 तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, वो आप सॉल्व करोगे, ताकि आपके कुल जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए वो 8,000 से ज़्यादा हो पाएँ। तब जाकर के आप, और वो भी ये 3 बार आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको समझ आएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो आप पढ़ते हो थ्योरेटिकल चीज़ें और जो क्लासेस में चीज़ें पढ़ते हो, वो कितना ज़्यादा एग्ज़ाम में एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होती हैं। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप कम से कम 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद ही, और नए सवाल भी लगाओगे। अब अगर तुमको फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या तो आप उसको ज्वाइन कर लेना मेरे से अगर पूछना है। बिकॉज़ देखो, मैं आपको एग्जैक्टली वो हर एक चीज बता रहा हूं जो मैंने अपने टाइम में फॉलो करी, जो मैंने अपना एग्जाम निकालने के लिए फॉलो करी। एक अटेम्प्ट दिया है मैंने और उस अटेम्प्ट में मैंने अपने इस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचकर दिखाया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर अगर डीवी में जाता भी और मेरा होता भी तो मैं सीट लेता नहीं, सीट वैसे भी वेस्ट हो जाती, बिकॉज मेरा ऑलरेडी एडमिशन हो गया था आईआईटी रुड़की में। और मेरे उस टाइम जो कमिटमेंट्स थे, उस टाइम जो फाइनेंशियल मेरे ऊपर बर्डन था मेरे एजुकेशन लोन वगैरह का, वो मुझे पता था कि मैं एसएससी जेईई की नौकरी से तो कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। ये वो रीज़न था। मैंने ऑल्दो कहा था बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपके मन में कोई शंका ना रहे। तो आपको भी मैं चाहता हूं कि ये एडमिट कार्ड आपके घरों तक ज़रूर पहुंचे, आपको मेल पर ज़रूर आए, और आप इसको लेकर के, अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, तो लोधी रोड पर जो ऑफिस है वहां पर आप जाएं। आईबी के ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पर ऑफिस दिखेगा आपको, और बढ़िया वहां पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे सबके सामने बात नहीं करना चाहते हो, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8368886452 पर, 6452 पर। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए और आपके कोई भी समस्या है आप मुझे बताइए। ये डायरेक्ट नंबर मैं ही उठाऊंगा, अगर मैं क्लास में नहीं हुआ तो। अगर मैं क्लास में हुआ तो शिवम सर मोस्टली उठाएंगे इसको। शिवम सर भी मैकेनिकल के ही टीचर हैं, तो या तो वो आपको बात कर लेंगे, नहीं तो आपको मुझसे बात करनी है तो आप सीधा सीधा उनको बोलिएगा मुझे सर से बात करनी है, वो मेरी क्लास खत्म होते ही मुझे बताएंगे और मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि सर एक बार आप खुद भी अपना जो पढ़ा रहे हो वो भी बताओ, कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हो, अगर पूरा 6 महीने का मुझे फाउंडेशन पढ़ना है तो कहाँ पढ़ सकता हूँ, उसके लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उसको अभी इंस्टॉल करो और इसको चेकआउट करो। यहाँ पर जो भी फ्री कंटेंट है वो सारा का सारा बटोर लो। और रही बात दूसरा, यानी कि जो हमारे बैचेस हैं वो बैचेस भी चेकआउट करो, जिसमें मैं पर्सनली हर एक स्टूडेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए उनके साथ डिस्कशन करता भी हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब हम कोर्सेज दे रहे हैं आपको या बैचेस दे रहे हैं, तो उस बैचेस के साथ टीचर आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा,
जो कि मैं खुद हूँ। यानी कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा अभी सीआईएल का बैच चल रहा है, कार्बन बैच, उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया हुआ है मैंने, ताकि कोई भी बच्चा रात को प्रैक्टिस करेगा, अगर उसको कोई डाउट आएगा वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ ले, क्योंकि वो ऐप पे डालेगा, अगले दिन मैं आके चेक करूँगा, फिर मैं उसको आंसर कर पाऊँगा, उसमें टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछो, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो क्लासेस के बच्चे मेरे, सिर्फ़ एक बैच का, हर एक बैच का अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना लेता हूँ, ताकि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी रहता है, तो आप मेरे से कोई भी चीज़ चाहो तो डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज़ अपन कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं अपना नंबर क्यों दूँ, या मेरा नंबर ये हो जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा नंबर जिसको देना दे दो। द पॉइंट इज़ कि हमें यहाँ पर जिस चीज़ पे फ़ोकस करना है वो ये है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। आपके पास भी ये पर्टिकुलर फ़ॉर्म, ये पर्टिकुलर डीवी पहुँचनी चाहिए, डीवी का जो एडमिट कार्ड है वो पहुँचना चाहिए। ठीक है सर? एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन को आप इंस्टॉल करिए फुल पावर के साथ, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखेंगे आप अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।